हेलो दोस्तों, हम आज यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स में काइनामेटिक्स। आज हमारा पहला दिन है, तो हम काइनामेटिक्स के पहले ही शुरू से ही शुरुआत करेंगे। काइनामेटिक्स मतलब गतिक विज्ञान। गतिक विज्ञान होता क्या है? इसमें सबसे पहले हमको जानने की ज़रूरत होगी कि बॉडी इन मोशन। बॉडी इन मोशन क्या होता है? बॉडी इन मोशन में अगर किसी भी पॉइंट अथवा ऑब्जेक्ट की लोकेशन टाइम के सापेक्ष किसी दिए हुए रेफरेंस फ्रेम में बदल रही है तो वह बॉडी मोशन में कहलाएगी। अतः इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन बॉडी मोशन में क्या, कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट with respect to time with given reference frame change your position, it is called body in motion। इसमें सबसे कंपलसरी या प्राइमरी कंडीशन होती है कि इसमें ऑब्जर्वेशन इज प्राइमरी इम्पॉर्टेंट। जब तक कोई किसी बॉडी को ऑब्जर्व नहीं करेगा कि वो बॉडी मोशन में है कि नहीं, तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। वो समय के साथ जरूर बदल रही है, लेकिन ऑब्जर्वर अगर उसको सापेक्षिक तौर पे, रिस्पेक्ट के तौर पे समय के सापेक्ष अगर देख रहा है, अगर उसके अनुरूप वो बॉडी स्थिर दिखाई दे रही है, तो बॉडी मोशन में नहीं कही जाएगी। जैसे कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के अंदर मान लो यात्री बैठे हैं, रेलगाड़ी में एक मानक स्पीड से चलती जा रही है, तो इस सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति इस वाली सीट पे बैठे हुए व्यक्ति को स्थिर रूप में देख रहा है, जबकि दोनों ही मोशन में है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक रेफरेंस फ्रेम है। ये हमारा क्या होगा? एक रेफरेंस फ्रेम, दिया हुआ रेफरेंस फ्रेम। इस रेफरेंस फ्रेम में दोनों ही सापेक्षिक तौर पे देख रहे हैं, ये इसको ये इसको। तो इस कंडीशन में इसको स्थिर बताएगा और ये इसको भी स्थिर बताएगा। तो ये रेफरेंस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के अनुरूप ही बॉडी की स्थिति को तय किया जाएगी। बॉडी मोशन में है कि एक विरामावस्था में है। तो कंडीशन में क्या है? ऑब्जर्वर इज प्राइमरी इम्पॉर्टेंट। ठीक। अब डिफरेंस फ्रेम क्या होता है? डिफरेंस फ्रेम किसी भी बॉडी को मोशन में है या नहीं है, ऑब्जर्वर तो कंपलसरी हो ही गया, इसके सापेक्ष में रेफरेंस फ्रेम भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि टाइम तो कंपलसरी, टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। टाइम के सापेक्ष में ही तो हम देखेंगे बॉडी मोशन में है कि नहीं है। टाइम तो इम्पॉर्टेंट है ही, टाइम के सापेक्ष में ऑब्जर्वर भी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर प्राइमरी इम्पॉर्टेंट है। ये सब सेकेंडरी में आएंगे। टाइम, रेफरेंस फ्रेम सब सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट में आएंगे। तो डिफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम वो होता है जिस रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष ऑब्जर्वर उस बॉडी को देख रहा है। रेफरेंस फ्रेम के भी कई टाइप होते हैं। जैसे
टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम जनरली दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। पहला हो इनर्शियल। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल क्या होता है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में पहला आता है ग्राउंड लेवल। ऐसा ग्राउंड लेवल या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ फ्रेम। ऐसा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस फ्रेम कहा जाएगा जो ग्राउंड लेवल हो, मतलब बिल्कुल स्थिर हो, या तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। ये हमारा हो गया इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम। एक होता है नॉन इनर्शियल, अजड़त्वीय फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? अजड़त्वीय। इसमें क्या होता है, अगर रेफरेंस फ्रेम ऊपर वाले में ग्राउंड या लेवल में मतलब कोई अगर स्थिर है तो वो हो गया। इसमें कैसा होता है, या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मतलब दोनों ही कंडीशन में हमारा इनर्शियल मतलब जड़त्वीय फ्रेम हो गया। अजड़त्वीय में क्या होगा, या तो हमारा फ्रेम क्या हो, एक्सीलरेटेड फ्रेम हो, एक्सीलरेटेड फ्रेम हो, वो नॉन इनर्शियल कहा जाएगा। सेकंड में रोटेटेड फ्रेम हो, रोटेटिंग फ्रेम। ये दो टाइप के फ्रेम होते हैं नॉन इनर्शियल, अजड़त्वीय फ्रेम। या तो किसी ऐसा फ्रेम जो एक्सीलरेटेड होता हो, बढ़ता जाए, उसका त्वरित होता जाता हो, समय के सापेक्ष उसका वेग बढ़ता जाता हो, उसी को हम त्वरण बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब समय के सापेक्ष जिसका वेग एकदम बढ़ता जाता है। 40 किलोमीटर की स्पीड से मान लो कोई कार चल रही है, एकदम 10 सेकंड बाद एकदम 42 किलोमीटर हो गई, फिर 10 सेकंड बाद 43 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हो गई। ऐसे फ्रेम को एक्सीलरेटेड फ्रेम बोलते हैं। ठीक, उसका त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ रहा है, त्वरण वेग से रिलेटेड रहता है। ठीक, त्वरण और वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेटेड, अगर एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। और रोटेटिंग फ्रेम क्या होता है? रोटेटिंग मान लो कोई रोटेट कर रहा है, तो ऐसा भी फ्रेम क्या कहेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। ये हमारे फ्रेम के टाइप हो गए। अब हम किसी बॉडी जैसे कोई हमारी बॉडी मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसके कितने हमारे कैटेगरी हो सकती है, कितने उसके पहलू हो सकते हैं, वो बताने का प्रयास करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइंड कैसे होगा? मान लो हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये मान लो हमारा वो मूल बिंदु हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, और इस एक्सिस में हमारे पास एक
एक ग्राफ बना हुआ है, ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में एक पीडी इंटरवल, पी यहाँ पर हमारा ग्राफ ख़त्म होता है डी, ये हमारा एक मेन इंटरवल हो गया। यहाँ पर पॉइंट ए एक ऐसा बिंदु है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यहाँ से कोई चलना चालू हुआ, कोई पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना चालू किया, t=0 टाइम पे यहाँ पर था कोई ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक। अब मोशन डिफाइंड करेंगे, मोशन डिफाइंड करने का मतलब क्या हुआ, t=0 टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हमने कुछ देर बाद देखा t=t1 टाइम पे एक हमारा डिफरेंस फ्रेम है, मान लो एक कांस्टेंट डिफरेंस, ग्राउंड टू ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम है हमारा, कैसा ग्राउंड टू ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम, ज़मीन ज़मीन का रेफरेंस फ्रेम है। यहाँ पर ऑब्जर्वर देख रहा है इसको, तो P पॉइंट से उसमें देखा t=0 समय पे ऑब्जेक्ट था, कुछ समय बाद t=t1 टाइम पर देखा वो पॉइंट ए पर पहुँच गया, ठीक। फिर उसने देखा t=t2 टाइम पर पॉइंट बी पर पहुँच गया, फिर देखा कुछ समय बाद t=t3 टाइम पर पॉइंट सी पर पहुँच गया, फिर देखा t=t4 टाइम पर पॉइंट डी पर पहुँच गया। तो वो बॉडी या ऑब्जेक्ट का एक मोशन में था। तो उसको डिफाइंड करने का एक तरीका ये है, ये हमारा क्या होगा, टाइम, रिफरेंस टाइम, भाई मेन टाइम तो यही से उसने देखना प्रारंभ किया, तो ये हमारा एक रिफरेंस टाइम हो गया। अब सुनो, अब यहाँ पर देखा जाए तो टी हमारा t0 जहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा t0, इसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस टाइम, इसे हमारा रेफरेंस टाइम बोलते हैं, ठीक। और t=t1 जहाँ पर पॉइंट ए पर पहुँचा, बॉडी की पोजीशन जब ए हो गई वो t=t1 टाइम हो गया। पीडी हमारा क्या है, मेन इंटरवल है, पीडी हमारा क्या है, मेन इंटरवल। पीडी हमारा मेन इंटरवल हो गया। अब ये जो हमारे छोटे छोटे इंटरवल बने, ए बी, बी सी, सी डी, ए सी, ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे सब इंटरवल्स हो गए। ऐसे छोटे छोटे सब इंटरवल बोले जाते हैं, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, ये हमारे कैसे सब इंटरवल हो गए, छोटे छोटे इंटरवल बन गए। अब टाइम इंटरवल, मान लो हम कोई ए सी इंटरवल ले लेते हैं, मान लो समझने के लिए ए सी इंटरवल लिया, ए सी इंटरवल में देखा हमने टाइम इंटरवल इन ए सी में क्या हुआ, तो भाई यहाँ पर टाइम देखेंगे, यहाँ t3 था, यहाँ t1 था, तो यहाँ टोटल टाइम कितना आएगा ए सी इंटरवल में, अगर देखा जाए तो कितना आएगा, t3 - t1, भाई टोटल टाइम निकला जाएगा t3 - t1, जिसको हम डेल्टा टी से t AC से प्रदर्शित करेंगे। किसी भी टाइम इंटरवल को भाई अधिकतम से न्यूनतम टाइम घटाया जाता है, तभी टाइम निकलता है। टाइम AC मतलब t3 - t1 मतलब डेल्टा AC। ऐसे ही मान लो AB के बीच टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा AC AB, ठीक। इस तरीके से हम टाइम को डिफाइंड करेंगे। अब मान लो हमको एक तरीके से देखा जाए, ये हमारा पाथ हो गया ऐसे, इस कैटेगरी से वो गया, कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट इस कैटेगरी से गया। अब एक हमने वेक्टर क्या होता है, AC वेक्टर, मान लो हम वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक सदिश होता है, वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं। सदिश मतलब जो दिशा दर्शाता हो, दिशा के साथ, परिमाण के साथ दिशा को दर्शाने वाले वो वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर राशि बोलते हैं, सदिश राशि। अब मान लो AC के बीच में देखा जाए तो ये वेक्टर बनेगा हमारा, ठीक। अब इसका अगर वेक्टर देखा जाए तो क्या होगा, वेक्टर यहाँ से देखा जाता है पॉइंट O से, तो ये हमारा वेक्टर मान लो R बन गया। क्या वेक्टर बन गया, RAC बन गया। क्या बना, RAC। तो इसको अगर सदिश तौर से देखा जाए RAC वेक्टर निकालने का तरीका तो हम बताएंगे बाद में, अभी एक सिंपल तौर से देख लो वेक्टर निकालने का तरीका। ये
आर ए सी निकालना है तो क्या आर ए सी लिखा तो क्या लिखेंगे, वेक्टर पॉइंट ओ से देखा, वेक्टर ये हमारा होगा क्या, आर ए सी ओ सी माइनस ओ ए, क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, भाई ओ सी माइनस ओ ए, इसको इस तरीके से बना लो। आर निकालना था तो सम होते हैं आपस में ना, तो वेक्टर आर, ये वेक्टर आर ए सी है, तो ये ओ सी ये इधर से गया माइनस ओ ए, तो आर निकल आएगा, मतलब वेक्टर ओ ए देखो, इधर से देखो, ये हमारा ट्रेंगल एक बना जाके, ट्रेंगल ला इस तरीके से बना, ओ ये वेक्टर सी इधर, ये पॉइंट ए, ये हमको आर वेक्टर निकालना है, आर ए सी निकालना था। तो वेक्टर का फार्मूला हम वेक्टर ट्रेंगल ला हम बाद में बताएंगे आपको ट्रेंगल होता क्या है। अब हमको वेक्टर आर निकालना है, वेक्टर आर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये हमारा त्रिभुज टाइप का बन गया, तो वेक्टर एक दिशा में जुड़ जाते हैं ना, तो वेक्टर ओ ए, देखो वेक्टर क्या होगा, ओ ए प्लस आर ए सी बराबर ओ सी, क्या हो जाएगा, ओ सी, तो आर ए सी निकालना था तो ओ ए इधर चला जाएगा, आर ए सी बराबर ओ सी माइनस ओ ए, ये हमारा वेक्टर हो गया आर ए सी। ठीक, अब आगे सुनो, इसमें हमको कुछ डिफिनेशन देखनी है। ये हमारा वेक्टर हो गया, डिफिनेशन जाननी है इसमें हमको, अब डिफिनेशन जाननी है इसमें हमको, इन इंटरवल ए सी में ही हम बात करेंगे, वेट इंटरवल ए सी इंटरवल की बात करेंगे। ए सी इंटरवल में हम पहले क्या देखेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफिनेशंस की, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब दूरी, या दूरी, ये क्या होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है, सबसे पहली बात ये होती है स्केलर, क्या होती है, ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद में ये डिफाइंड की गई कि कैसे जाती है, इसको डिफाइंड करने का तरीका होता है इंटरवल, अगर इंटरवल की बात कर रहे हैं तो जो कुछ भी होगा वो हमारा इंटरवल में ही डिफाइंड किया जाएगा, इन इंटरवल यही डिफाइंड की जाएगी, इंटरवल में डिफाइंड की जाएगी, पाई जाए डिफाइंड होती है, इंटरवल में ही डिफाइंड होती है। ठीक, अब एक ये जानने कैसे जाएगी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पॉइंट, ये मापा मतलब डिफाइन इसमें होगा का इंटरवल में, एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक, ये हमारी डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, ए बी सी, ये पाथ आर्क क्या हो गई, आर्क लेंथ ए बी सी, इसकी क्या होगी डिस्टेंस, बात समझ में भाई, ए सी डिस्टेंस ए सी की आर्क लेंथ ए बी सी ही होगी। ठीक, क्योंकि ये हमारी डिस्टेंस है, ये पूरा पाथ कवर किया, वही दूरी है, दूरी हम जितनी चलेंगे, चाहे जैसे चले, चाहे घूम के जाएँ, चाहे आगे से चाहे पीछे, पूरी दूरी नापी जाती है। तो हमारी ए सी दूरी चली थी, तो ए सी बी से होते हुए गई थी, तो आर्क लेंथ ए बी सी हमारी लेंथ होगी, या डिस्टेंस हमारी ए बी सी होगी। ठीक, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ये मीटर होता है। ठीक, डिस्टेंस
अब हम बताएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये सदिश होती है, दिशा दिखाती है। डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, चाहे कितना भी चलो, मान लो कोई ए से सी तक चला और बी घूम के गया, आया तो यहीं पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, विस्थापन। विस्थापन इसका कितना हुआ, ए से सी, इतनी दूर पर विस्थापित हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ। बस हमको डिस्प्लेसमेंट से यही मतलब है कि ये कितना चला, चाहे जितना हो, घूम के अपनी प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक इसकी कितनी दूरी लास्ट में बची, वही हमारा क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड इन एन इंटरवल। ये भी एक इंटरवल में ही डिफाइंड किया जाता है। एसी इंटरवल की बात कर रहे थे, एसी इंटरवल में ही डिफाइंड किया जाएगा। ठीक, और सुनो, इट इज ए स्ट्रेट लाइन वेक्टर। ये एक्चुअल पाथ नहीं होगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट सी, इनिशियल पॉइंट ए टू सी। ठीक, ये इसकी बात हो गई। मतलब इसकी डिफाइन कैसे किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन इनिशियल पॉइंट बी से, इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट सी के बीच बाई वेक्टर एरो लगाकर, एज ए मतलब वेक्टर फॉर्म में, ऐसा वेक्टर फॉर्म में। मतलब भाई इनिशियल पॉइंट देखेंगे तो मजबूरी में वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में इसको देखा जाएगा। ठीक, एसी इंटरवल की बात कर रहे हैं। अब इसमें सुनो, एसी इंटर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं। हाँ, एक बात और समझ लो, यहाँ पे देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज ये हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इनकी यूनिट सेम है। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, लेकिन अगर कहीं पर देखा जाए, जो इनका परिमाण होता है, क्या परिमाण, मॉडुलस, डिस्प्लेसमेंट का मान हमेशा क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। ये हमेशा याद, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट का परिमाण हमेशा, अब वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे, परिमाण की बात कर रहे हैं। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा ही होगा या तो बराबर हो सकता है डिस्टेंस के। क्यों भाई, चाहे जैसे अगर ये सीधे मान लो इधर से जाता घूम, इधर से घूम के जाता है, इसे ये जा रहा रास्ता रहता है, ये पॉइंट सी से गया, इस तरीके से मान लो कोई इंटरवल बना हुआ है, तब भी देखा जाए तब भी छोटे पर किसी भी तरीके से कहीं से भी जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट लगभग या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, हम इसको मिटा,
अब हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी मतलब वेग। वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? वेग होता है, वेग को हम बोलेंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम के साथ में, उसका चेंज, डिस्प्लेसमेंट का चेंजमेंट ही क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाती है। ठीक, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर आधारित होता है। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा समय के सापेक्ष में, डिस्प्लेसमेंट के रेट को ही क्या कहेंगे? वेलोसिटी के रेट। मतलब मान लो ये हमारा एसी पाथ ही ले रहे हैं, एसी पाथ में गया तो हम यहाँ इस लोकेशन से T=T1 से चला था, T=T1 से चला था, T3 पे पहुँचा। ठीक, अब यहाँ वेलोसिटी देखी जाए तो, वेलोसिटी देखी जाए तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, केवल डेल्टा आर। कितना हुआ? डेल्टा आर AC मतलब हुआ, डेल्टा आर AC हुआ। ठीक, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और रेट क्या हुआ? T3 - T1। तो डेल्टा आर टाइम कितना लगा? डेल्टा टी टाइम हमारा क्या हुआ भाई? से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, T3 से T1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डेल्टा टी आया। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या? डिस्प्लेसमेंट हमारा काहे में होता है? मीटर में। काहे में होता है? मीटर में। टाइम SI यूनिट, टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा था? वेक्टर था। कैसा था? वेक्टर, मतलब एक दिशात्मक था। तो इस तरीके से देखा जाए वेलोसिटी भाई, अब टाइम हमारा टाइम स्केलर होता है, टाइम से कोई लेना देना नहीं रहता। तो वेलोसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी भाई? डी, मतलब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन अपॉन एस। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, तो इसी तरीके से हम कहेंगे वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी? वेक्टर हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब सुनो डिस्प्लेस। अब इसमें वेलोसिटी क्या होती है? दो टाइप की होती है, एक एवरेज वेलोसिटी और एक क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को मतलब इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट कर लो, या इस तरीके से डिनोट। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है? मतलब पूरा चेंजमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंजमेंट। क्या? डी फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब क्या? T3 - T1, यानी डेल्टा आर AC भाई, डेली फाइनल माइनस इनिशियल में डेल लगाते, डेल आर अपन डेल टी, वही निकल के आ गया। मतलब ये हमारी एक एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ही अकॉर्डिंग होगी। जिस डायरेक्शन में, जैसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की भी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगी, दोनों सदिश होंगी। मतलब अगर इसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक, ये कभी भी विपरीत डायरेक्शन में नहीं हो सकते, क्योंकि रिलेशन है इनका ना, डिस्प्लेसमेंट
जब तक होगा नहीं तब तक वेलोसिटी आएगी ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का आपस में एक रिलेशन है और इसी पर ये आधारित है, डिस्प्लेसमेंट पर ही वेलोसिटी। अब एक आती है हमारी इंस्टेंटेनियस, मतलब तत्क्षणिक वेलोसिटी। तत्क्षणिक वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? ये एक पॉइंट पे ली जाती है, किसी भी पॉइंट पे देखी जाती है, उस पर क्या हो रहा है। ये जैसे हमारा वो था, ये तो इंटरवल में था। ये हमारा एवरेज वाली जो थी वो हमारी एक इंटरवल में थी। एवरेज वेलोसिटी जो थी वो डिफाइंड हो रही थी कि एज एन इंटरवल, ये याद रखना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज एट ए पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ही डिफाइंड हो सकती है, मतलब एट पॉइंट, ए पॉइंट, नॉट इंटरवल। एक सिंगल पॉइंट पर ही इसको देखा जा सकता है, जैसे। और इसमें क्या टाइम पीरियड क्यों सिंगल पॉइंट पर देखा जाएगा? मान लो ये हमारा यही ग्राफ बना हुआ, यहाँ पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर देखी गई, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वी फाइनल वी इनिशियल कुछ भी निकालोगे तो बहुत तत्क्षणिक होता है। यहाँ पर टाइम की वैल्यू जो होगी वो टेन मतलब उसकी टेंडेंसी एक जीरो के बराबर होगी। मतलब पॉइंट पे देखा गया वेलोसिटी एकदम देखी गई तो वहाँ पर टाइम रहेगा, टाइम हमारा क्या होगा? जीरो होगा। उसकी टाइम की लिमिट जीरो टाइप की होती है। मतलब इसको मतलब हमारी एवरेज, जैसे एवरेज निकली थी वी एवरेज क्या थी? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब इसको इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए हमारी एक लिमिट लग जाएगी। क्या? वी इंस्टेंटेनियस लिमिट टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये भी हमारी वेक्टर है लेकिन इसकी दिशा कन्फर्म नहीं है। ठीक, ये जरूर याद रखना। इसकी दिशा किसी भी साइड में हो सकती है, इधर से उधर, उधर से इधर। भाई वेलोसिटी इधर है ना, ठीक। अब इसको इस तरीके से लिखा या कैलकुलस के तरीके से कैसे लिखेंगे? लिमिट लगी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से लिखने का तात्पर्य यही हुआ कि v बराबर, भाई या तो इसको कैलकुलेट कर डी आर अपॉन डी टी, इस तरीके से लिख लो। मैं डेल है मतलब छोटा सा था डेल, तो डी आर अपॉन डी टी किसी तरीके से लिख सकते हो इसको। ठीक, अब इसकी दिशा नहीं निर्धारित हो सकती। दिशा मतलब जैसे मान लो ये हमारी इस तरीके से जा रही है, ये पॉइंट थी कि ये इस यहाँ पर आएगी, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक, किसी भी तरीके से कहीं से भी घूम सकती है, यहाँ पर आएगी, ऐसे हो जाएगी। ये हमारी इंस्टेंटेनियस है, देखो इसका वेक्टर सब बदलता हुआ जा रहा है। तो टोटल इसकी वेक्टर अलग अलग हर टाइम पे, हर इंस्टेंट पे इसकी वेक्टर, इसकी दिशा बदल रही है। तो इसकी दिशा निर्धारित नहीं हो सकती, बल्कि डिस्प्लेसमेंट देखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो ये हुआ, यहाँ पे रुक गई। डिस्प्लेसमेंट की दिशा निर्धारित है यहाँ पर, लेकिन इसकी दिशा निर्धारित नहीं हो सकती। मान लो यहीं से हुआ छोटा सा, मान लो डी आर अपॉन डी टी टाइम पे चला, यहीं से डी आर अपॉन डी टी टाइम। अब ये इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता, कहीं पर भी किसी भी इस पॉइंट के इधर उधर कहीं पर भी, भाई दिशा है निर्धारित नहीं, आगे चल के फिर कहीं पे हो सकता। ये हमारा कोई भी वेक्टर ले रहे हैं, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, देखो ये ऊपर जा रहा ना, तो डिस्प्लेसमेंट सब नीचे से ही आ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे रुकेगा तब भी डिस्प्लेसमेंट यही आएगा। सबसे छोटी डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटी दूर, सबसे
जितनी कम दूरी हो सके नापने में, ऐसा नापा जाए, ऐसा मापा जाए कि सबसे कम दूरी निकाली जाए। मान लो इस पॉइंट पे आया तो ये कम दूरी, यहाँ पे आता तो ये वाली दूरी निकाली जाती है यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। यहाँ तो ये वाला विस्थापन निकाला जाता है, ये वाला विस्थापन निकाला जाता है। तो इसमें एक ही दिशा कन्फर्म नहीं होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में दिशा को कन्फर्म नहीं किया जा सकता। ठीक, अब हमारी आएगी स्पीड। स्पीड स्पीड डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ दूरी में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज एन इंटरवल, ये भी एक इंटरवल में डिफाइन, वो हमने बनाया था उसी में, ये भी एक इंटरवल में डिफाइन की जाती है। आरगेसी बनाया था, ये हमारी इंटरवल में ही डिफाइंड की जाती है। अब स्पीड मतलब मान लो हमने एस लिखा है स्पीड, ठीक, एवरेज स्पीड मतलब एस लिखा है स्पीड, तो क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, मीटर में है। टाइम हमारी भी स्केलर क्वांटिटी है, भी हमारी सेकंड में है। तो हमारी स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी। ठीक, ये दिशा को नहीं दर्शाएगी, ये हमारी स्केलर होगी ना कि वेक्टर, क्योंकि डिस्टेंस पर ही अध्यारोपित होगी, डिस्टेंस के अनुसार ही निकाली जाएगी। जब हमारी डिस्टेंस स्केलर है तो हमारा ये हमारी स्पीड भी क्या होगी, स्केलर होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होगी। इसी तरीके से एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, एवरेज को इसी तरीके से डिनोट करते हैं, या ऐसे डिनोट करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड मतलब आर, टोटल डिस्टेंस मतलब अगर वो पीछे वाला ग्राफ देखा जाए, टोटल टाइम, ठीक, मतलब आर के बी सी अपॉन डेल्टा टी। टोटल टाइम डेल्टा टी होगा, मतलब क्या, T3 माइनस T1, यही तुमने बनाया था T1 और T3, क्या होगा T3 माइनस T1 मतलब डेल्टा टी। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। इसी तरीके से अगर इंस्टेंटेनियस देखी जाए, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक जीरो टाइम इंटरवल में, कैसे इंटरवल में, जीरो टाइम इंटरवल में, तो वैसे ही स्पीड हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकला है क्या, डी एस अपॉन डी टी, या एस बराबर लिमिट टाइम के सापेक्ष, टाइम टेंड्स टू जीरो, आर ए बी सी अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी, या डी एस अपॉन डी टी, कुछ भी कह सकते हो। ठीक, अब एक रिलेशन निकल के आ रहा है। रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, टाइम के सापेक्ष, टाइम हमारा डेल्टा टी ही लग रहा है, देखना। यहाँ हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन बताया था, डिस्प्लेसमेंट का मान हमने बताया था, प्रूफ भी किया था, लेस आर इक्वल टू किससे होगा, डिस्टेंस के। ठीक, अब यहाँ पर डेल्टा टी वही सेम है भाई, इंटरवल दोनों, स्पीड भी एन इंटरवल में देखी गई, डिस्टेंस भी इंटरवल में देखी गई, वेलोसिटी भी इंटरवल में देखी गई, और डिस्प्लेसमेंट भी इंटरवल में देखा गया, सेम इंटरवल था,
T3 माइनस T1 टाइम लगा था, T3 माइनस T1 को डेल्टा टी बोलेंगे। ठीक, अब डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड करने पर यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी का मॉडुलस। ये क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का मॉडुलस। ये हमारी वेक्टर थी, वेक्टर मॉडुलस और मॉडुलस में तो बराबर। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, उसी टाइम डिस्टेंस में स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है। उसी टाइम इंटरवल में हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड क्या है, ज़्यादा है और वेलोसिटी क्या है, कम है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर एक इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, जहाँ पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी क्या ds/dt थी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, ds/dt थी। ऐसी कंडीशन में ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, टाइम के सापेक्ष में भाई वो पॉइंट तो सेम वैल्यू से चल रहा है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे t=0 पे इंस्टेंटेनियस वाली जो देखी जाएगी ds/dt या dr/dt लिख लो, मतलब स्पीड और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस में बराबर होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, वो बात अलग की है, ये हमारी स्केलर है तो इसकी हमारी वो नहीं दिखेगी, तो इसका मॉडुलस ले लो, इसका भी मॉडुलस ले लो। मॉडुलस में केवल हमको मतलब परिमाण निकल गया है। तो परिमाण देखा जाए तो इनका परिमाण या इसकी कुछ भी, इसका परिमाण लो चाहे ना लो, इसमें कोई दिशा तो है ही नहीं। इसका मॉडुलस लेना जरूरी है, इसका मॉडुलस और ये आपस में किसी एक पॉइंट पर सेम वैल्यू रखेंगे। ठीक, अब हमारा एक सवाल है, a person traveling on a straight line moves with uniform velocity v. For a distance x, and with a uniform velocity v2, for the next equal distance. Find the average velocity during the trip. इसमें हमको क्या दिया है, ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन
moves with the uniform velocity v1 for a distance x। एक हमारी स्ट्रेट लाइन बना लो, यहाँ पॉइंट जीरो से हमारा t इक्वल टू जीरो से चालू किया v1 स्पीड से, कितनी दूरी तय की, x दूरी, x डिस्टेंस तक इसने v1 स्पीड से तय किया। ठीक, यहाँ तक इसने v1 स्पीड से तय किया। फिर आगे इस पॉइंट पर आया तो v2 स्पीड से उसने ये x दूरी तय की। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द ट्रिप। ये हमारा t इक्वल टू जीरो था, यहाँ पर t इक्वल टू t1, t इक्वल टू t3। ठीक, ये हमारा टाइम लगा, ये वेलोसिटी अलग है, ये वेलोसिटी अलग है। तो हम एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेट लाइन था, याद रखना स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारी डिस्टेंस चली हुई है। ठीक, एक्स डिस्टेंस इधर, एक्स डिस्टेंस इधर, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस। अब जब स्ट्रेट है तो यहाँ पर बराबर हो सकता है लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 2x, क्या होगा 2x। ठीक, टोटल मतलब अब बाद में लिखेंगे, हम 2x पहले बताएंगे, सवाल हल करेंगे पहले पूरा। इसमें क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर इसको टाइम लगा मान लो t1 टाइम, पूरा इसको टाइम निकाला, यहाँ हमारा टाइम क्या लगा t1, क्या लगा यहाँ पे टाइम t1, यहाँ पे हमारा क्या लगा t2 टाइम। भाई v2 वेलोसिटी, टोटल टाइम निकाला डेल्टा t1 डेल्टा t, तो t1 आ गया हमारा, डेल्टा t1 आया, इधर डेल्टा t हमारा क्या आया t2 आया। ठीक, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा x और यहाँ पर भी x। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी, अरे टोटल टाइम हमारा क्या होगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2, और वेलोसिटी क्या दी है v1 प्लस v2। वेलोसिटी हमको दी हुई है, इस इंटरवल की वेलोसिटी v1 है और इसकी v2। अब यहाँ पर हमको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज मतलब वेलोसिटी निकालनी है। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस हमारी, यहाँ पर x है, यहाँ पर x, तो पहले हम v1 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, v1। v1 बराबर क्या होगा, x अपॉन t1। इसी प्रकार भाई v1 वेक्टर है तो इससे वेक्टर लगेगा, ये भी एक वेक्टर। v2 बराबर क्या होगा, x अपॉन t2। ठीक, अब हम यहाँ पर, अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2x, कितना हुआ 2x। अब यहाँ पर हम t1 निकाल लेंगे, t1 बराबर क्या होगा x अपॉन v1। ऐसे ही यहाँ पे t2 बराबर क्या होगा x अपॉन v2। ठीक, ये हमारी बात समझ में आई। t1 का मान x अपॉन v1, t2 का मान x अपॉन v2। क्योंकि t1 हम माना था ना, t1 हमको क्वेश्चन में कहीं भी दिखा नहीं है। t1 हमने माना, t1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, t2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, x प्लस एक्स 2x। ठीक, अब ये हमारा मीटर में है तो इसको मीटर में लिखेंगे, नीचे सेकंड प्लस सेकंड, सेकंड ही रहेगा भाई, यूनिट तो सेकंड में ही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे, 2x अपॉन x कॉमन लिया तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x हमारे कट गए। ठीक, तो हमारा क्या बचा, 2 अपॉन 1 प्लस v1 प्लस 1 v2। अब इसको हल किया तो v2 प्लस v1, 2 अपॉन इसका एलसीएम आया v1 v2
ये क्या आ गया, V2 इधर आ गया, V1 इधर आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V1 V2 ऊपर चला गया, क्या हो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। मतलब एवरेज स्पीड क्या है हमारी, डेल्टा V बराबर 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस, ये हमारी आई मीटर पर सेकेंड। ठीक भाई, मीटर पर सेकेंड तुम्हारा कटा नहीं ना, ये तो हमारा सेम रहेगा ना, स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड में। थैंक यू। अब आगे वाला सेशन कल देखें।